आइए जानते हैं सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत आज हम लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी भाषा एवं शिक्षण। ठीक है, आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी सब्जेक्ट के लगभग 24 पार्ट पढ़ चुके हैं, जो आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आपने पढ़ा हुआ है। फिर आपने मैथ पेडागॉजी के अंतर्गत लगभग 9 या 10 पार्ट पढ़ा हुआ है, जो आपको सेम सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। ठीक है, और आज हम लोगों का एक अगली सब्जेक्ट है जिसका नाम है हिंदी भाषा एवं शिक्षण। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, एमपीटेट का और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको बताया गया था कि 5 सब्जेक्ट आएंगी। 5 सब्जेक्ट में ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में अगर आप हिंदी लेते हैं, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में क्या सेलेक्ट किया है, हिंदी भाषा, तो आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, एमपीटेट का, तो आप 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट तो सबके लिए कंपलसरी होते हैं, लेकिन जो चौथी सब्जेक्ट और जो 5वीं सब्जेक्ट होती है, जो आप लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं, तो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप हिंदी लेते हैं तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। हम लोगों का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जो आप हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आप देखेंगे, इसके सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, जो हिंदी भाषा शिक्षण है हमारा, उसको सिलेबस जो जारी किया है, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या कि किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे, हिंदी भाषा शिक्षण में कॉमन चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें आज हम लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या है व्याकरण, वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, वर्णमाला क्या होते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये हम जानेंगे। लेकिन हम ये बता रहे हैं आपको हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत क्या सिलेबस आता है एग्ज़ाम में। हिंदी भाषा एवं शिक्षण, ठीक है, ये आपकी किसका नाम है, ये सब्जेक्ट का नाम है। ये किसके, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उसके सब्जेक्ट में लैंग्वेज फर्स्ट है आपकी। ठीक है, ये आपके 2 भाग में बटा होता है। पहला भाग होता है ये, पहले भाग में आप पाते हैं पद, गद्य और उसी में पाते हैं आप व्याकरण। ठीक है, ये जो व्याकरण की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, गद्य पद्य के अंतर्गत आपको 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन में कुछ मान के चलिए 6-7 यहाँ से आ गए, 7-8 यहाँ से आ गए, और उसी में क्या पूछ लेता है, उसी में व्याकरण पूछ लेता है। व्याकरण में क्या पूछ लेता है, जैसे अलंकार पूछ लेगा, ठीक है, स्वर पूछ लेगा, व्यंजन पूछ लेगा, जो भी व्याकरण जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सारी चीज़ें व्याकरण के अंतर्गत आती हैं। और वो अलग से नहीं पूछता है, जो पद दिया रहता है, जो गद्य दिया रहता है, उसी से आपसे पूछेगा। ठीक है, फिर सेकंड है आपका फर्स्ट में, जैसे हमने बताया कि गद्य से, पद्य से आपके 15 प्रश्न बनाता है, और 15 प्रश्न जो बनाएंगे उसमें से व्याकरण के भी कुछ लगभग मान चलिए 4-5 प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें से 1 नंबर का अलंकार पूछ लेगा, फिर स्वर व्यंजन से 1-2 नंबर पूछ लेगा, उपसर्ग प्रत्यय से पूछ लेगा और संधि समास से पूछ लेगा। लगभग इतना ही पूछता है, ज़्यादा इससे नहीं पूछता है। ठीक है, फिर जो दूसरा भाग रहता है आपका, वो शिक्षण का रहता है। शिक्षण मतलब पेडागॉजी का रहता है। यहाँ से भी आपको 15 प्रश्न बनते हैं, और यहाँ सीधे सीधे बनता है क्या, हाउ टू टीच अ चाइल्ड, मतलब आप एक बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। यहाँ से यही पूछता है शिक्षण में, मतलब शिक्षण विधियों के बारे में पूछेगा, भाषा शिक्षण के बारे में पूछेगा, एक बच्चा भाषा कैसे सीखता है इसके बारे में पूछेगा, एक बच्चा 5 साल का है वो तो कितने शब्दों को जानेगा। ये सारी चीज़ें आपको किसके अंतर्गत पूछी जाएगी, पेडागॉजी के अंतर्गत। और हम आपको बार बार बता रहे हैं पेडागॉजी केवल क्या है कि पेडागॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, केवल ये आपकी मेंटलिटी को चेक करने का एक प्रोसेस है
कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं हैं, आप एक बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, एक बच्चा कैसे सोचता है, कैसे सीखेगा, इसके बारे में क्या है ये पेडागॉजी है, जो सभी सब्जेक्ट में 15 नंबर आपको कॉमन मिलेगी। ठीक है, और हमारा मानना ये है कि अगर आप पेडागॉजी भर आपकी समझ बेहतर हो गई है, आप कोई भी टेट का एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं केवल किसके माध्यम से, पेडागॉजी अगर आपकी अच्छी है, इसमें आपकी समझ बेहतर है तब। और समझ किसके अनुसार बेहतर है, आपकी एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। ये रहा आपको सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, पहले आप पढ़ने वाले क्या है उसके बारे में नहीं जानेंगे, प्रश्न कहाँ से आता है उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो कितना भी पढ़ लेंगे उससे क्या फ़ायदा, आपको पता ही नहीं है कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ वो उसके प्रश्न कहाँ से आएंगे। ठीक है, जैसे एमपीटीटी की मैं बात कर रहा हूँ, एमपीटीटी का पेपर फॉर्म भरे होंगे 2020 में, अब आपको पता नहीं है कि कहाँ से प्रश्न आएंगे, तो आप चाहे लाख पढ़ लीजिए कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे आते हैं। आज की डेट लिखी हुई है 26/4/2021 और हम लोग सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत भाषा फर्स्ट हिंदी भाषा एवं शिक्षण हम लोगों का ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे क्या, व्याकरण को जानेंगे कि व्याकरण है क्या, व्याकरण के अंतर्गत शुरुआत से कहाँ से एक भाषा की शुरुआत होती है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर व्याकरण की परिभाषा पूछी जाए कि व्याकरण क्या है, तो आपको बताना है सीधे सीधे कि किसी भी भाषा को, केवल हिंदी लिखे तो हिंदी बस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने लिखने के नियमबद्ध प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। कोई भी भाषा है, ठीक है, आप उसको शुद्ध अगर लिखते हैं, शुद्ध जो पढ़ते हैं, उसकी एक नियमबद्ध प्रक्रिया होती है, आपको उसी नियम के तहत ही क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं क्या, मोहन, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना, ये नहीं कि लास्ट से पढ़ेंगे, कि न पढ़ेंगे पहले फिर ह पढ़ेंगे फिर मुँह पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका कोई उच्चारण नहीं है ना, तो इसका कोई सही अर्थ निकल रहा है। इसलिए क्या माना गया है, ये गलत, किसके अनुसार माना गया गलत, व्याकरण के नियमबद्ध प्रक्रिया के अनुसार। आपको कहाँ से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है। जब आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप किसी का नाम बता रहे हैं, यही क्या कहलाती है, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण क्या है, सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा उदाहरण के माध्यम से, कि कोई जो भी आप शुद्ध पढ़ने और लिखने की नियमबद्ध जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण। हमने एक उदाहरण यहाँ पे लिया, जैसे आपको मोहन कहीं पे लिखा हुआ है, आप क्या कि आप मोहन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आप इसको इस रूप में नहीं कर सकते हैं कि पहले न बोलेंगे फिर ह बोलेंगे फिर मुँह बोलेंगे, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। और जब कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो आपकी भाषा बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाषा आप किस लिए बोलते हैं, भाषा इसलिए बोलते हैं कि सामने वाला आपकी बात को समझ पाए और आप उसकी बात को समझ पाए, वही क्या है, भाषा है। लेकिन यहाँ पे कोई भाषा नहीं है, उसका कारण ये है कि जो व्याकरण कहता है, व्याकरण ये कहता है कि आपको एक नियम को फॉलो करना पड़ेगा। नियम क्या है, नियम ये है कि आपको पहला शब्द पहले पढ़ना है। ठीक है, ये शब्द तो पूरा है, पहला वर्ण पहले पढ़ना है, फिर सेकेंड वर्ण पढ़ना है, फिर थर्ड वर्ण को पढ़ना है। ठीक है, जैसे इसमें कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 5 6 वर्ण होंगे, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो आपको एक एक वर्ण को शुरुआत से लेके आगे की ओर जाना है, न कि रिवर्स होना है। ठीक है, पीछे की ओर नहीं आना है, आपको क्या करना है, क्रमबद्ध रूप से, क्रमिक रूप से आगे की ओर ही जाना है, और इसे ही क्या कहेंगे, हम व्याकरण कहेंगे। जब आप आगे की ओर ही जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे आगे। ठीक है, पहले क्या बोलेंगे आप, जैसे मोहन है तो मोहन अगर देखा जाए इसमें कितने वर्ण हैं, तो पहले क्या है, म है, ठीक है, फिर अ है, फिर ओ है, ठीक है, अ ओ मिलकर ओ बने हैं। ठीक है, फिर ह है, फिर अ है, फिर न है, फिर अ है।
यहाँ से बना है क्या, मोहन, ठीक है। ये क्या बना, यहाँ से बना मोहन, और इसमें कितने वर्ण हो गए, कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये म है, ठीक है। इसके साथ में क्या जुड़ गया, ओ। फिर ह है, ह के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अ, और न के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अ। कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए यहाँ पे वर्ण कितने हैं, वर्णों की संख्या, मोहन में कितने वर्ण हैं, तो आपको क्या बताना है, 3 इधर हो गए, 3 इधर, 6 1 7, कितने वर्ण हैं, 7। तो आपको क्या करना है, इन्हीं 7 वर्णों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना है, और पहले म से शुरू करना है, फिर अ बोलना है, फिर ओ बोलना है, फिर ह बोलना है, फिर अ बोलना है, फिर न बोलना है, फिर अ बोलना है, और एक साथ बोलेंगे तो शब्द कहलाएगा। और आप तभी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे, तभी स्पष्ट रूप से बोल पाएंगे जब आपको जानकारी होगी क्या, वर्णों की जानकारी, कितने वर्ण हैं, किस, देखिए म के मुँह के अंदर कितने वर्ण छुपे हुए थे, इतने। आपको अगर पता नहीं होगा, जब पता नहीं होगा तो आप कैसे बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। सीधा सीधा मतलब है आपको व्याकरण के नियमबद्ध प्रक्रिया की सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी कैसी होनी चाहिए, सही सही जानकारी, तब आप सही सही पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा क्या, व्याकरण के बारे में, व्याकरण है क्या, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है, भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, चिन्ह उसको बोलते हैं, चिन्ह नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, जैसे ये लिखा गया चिन्ह, ये क्या है हमारा गलत है, ठीक है। और जो ये लिखा है क्या, चिन्ह, ये क्या है हमारा सही है, ठीक है। आप हमेशा देखेंगे अधिकतर लोग क्या लिखते हैं, गलत लिखते हैं। जैसे 99% लोग गलत लिखते हैं, क्या, चिन्ह लिखते हैं, जो कि गलत है। और गलत कौन बताता है, व्याकरण बताता है कि ये शब्द जो है गलत है, आपको इस प्रकार के यहाँ पे हलंत लगाना है, और इसे ही क्या मानना है, सही, और इसे ही क्या कहेंगे, चिन्ह कहेंगे, चिन्ह, ठीक है। तो वर्ण किसे कहेंगे, जो हमने अभी बताया था, मोहन में कितने वर्ण थे, वर्ण किसे कहेंगे, भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं, जो चिन्ह बनाए जाते हैं, चिन्ह मेरे से भी निकल रहा है लेकिन ये गलत है, आपको चिन्ह बोलना है, ठीक है। भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे अ को लिखने के लिए ये चिन्ह बनाया गया है, चिन्ह बनाया गया, क को लिखने के लिए ए बनाया गया, ठीक है। ये सिंबल हम देखते ही, मतलब इस चिन्ह को देखते ही हम समझ जाते हैं कि क्या लिखा है, ये क लिखा है, ए अ लिखा है, ए म लिखा है, ठीक है। देखते ही हम समझ जाते हैं, ए लिखा है, ये बी लिखा है, ठीक है। हम देखते ही समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यही क्या कहलाता है, चिन्ह। और चिन्ह इसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, चिन्ह बनाए गए हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं हिंदी में, जैसे इस प्रकार को हम देखते ही समझ जाते हैं क्या लिखा हुआ है, अ, इसको देखते ही समझ जाते हैं क, इसको समझते ही समझ जाते हैं म, इसको ए, इसको बी। क्यों समझ जाते हैं, क्योंकि एक भाषा की, ठीक है, वो जो चिन्ह है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जो चिन्ह बनाए गए हैं। और इसका एक स्पेसिफिकेशन होता है, एक विशिष्टता होती है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको भी अ बोल दूंगा, इसको भी अ बोल दूंगा। इसका जब विभाजन करेंगे क को, तो इसके अंदर आपको छिपा हुआ मिलेगा अ, लेकिन आपको क ही बोलना है, ठीक है। जब यहाँ पर आप वर्णों की संख्या पूछी जाएगी कि क में कितने वर्ण हैं, ठीक है, तो क में 2 वर्ण हैं, क और अ, ठीक है। ये हो गया क्या, वर्ण। और लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन के आधार पे कहें, जो चिन्ह की बात मैंने यहाँ पे केवल हम चिन्ह को समझा रहे हैं कि चिन्ह क्या है,
जैसे किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने के लिए जो स्पेशल चिन्ह बनाए गए हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वर्ण कहेंगे। जैसे ये एक वर्ण हो गया, ये वर्ण हो गया, ये वर्ण हो गया, एक स्पेशल ABCD हो गया ये, ठीक है। जैसे संस्कृत में ही क्या कहेंगे, इसको स्वर को क्या कहेंगे, अच कहते हैं संस्कृत में, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिकेशन हो गया, एक विशिष्ट पहचान हो गई, विशिष्ट चिन्ह हो गया। ऐसा नहीं है कि हम अच संस्कृत में कहते हैं तो हिंदी में भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। हम संस्कृत में इसे स्वर अच कहते हैं, हिंदी में इसे स्वर कहते हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वॉवेल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी प्रारंभिक जानकारी है जो आपको किसी भी भाषा को जानने के लिए, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए आपको बेस का होना सबसे ज़रूरी है। अगर आपको बेस नहीं पता है, आप कितना भी पढ़ लेंगे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा क्या व्याकरण क्या है वो समझ में आया होगा, वर्ण क्या है वो समझ में आया होगा, चिन्ह क्या है वो समझ में आया होगा, चिन्ह। फिर हम समझने का यह प्रयास करते हैं यहाँ पर, जैसे एक भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, ये जैसे हमने क्या लिखा हुआ है, एक भाषा लिखी हुई है, किस भाषा को लिखा हुआ है, हिंदी भाषा को लिखा हुआ है, ठीक है। जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे राम हमारा एक शब्द है, इसको हम अगर खंडित करते हैं तो दो वर्ण निकल के आएंगे, रा और म, ठीक है। फिर इसको और विभाजित करते हैं तो रा में क्या क्या छुपा हुआ है, र छुपा हुआ है और आ छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसका जब खंडन करते हैं तो ये इस प्रकार से निकलता है। फिर म के अंदर म निकला और अ, फिर दो शब्द, यहाँ पे एक शब्द था, इसके अंदर कितने वर्ण थे, ठीक, कितने वर्ण थे, 4 वर्ण थे। ऐसे ही क्या कहेंगे हम, वर्ण की संख्या, वर्ण की संख्या कितनी है इसके अंतर्गत 4, और इसके और खंडन करना संभव नहीं है, ठीक है। क्या और हम इसको खंडित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या, क्यों कर सकते, जैसे र का यहाँ पे जैसे राम में लिखा हुआ है, राम में रा को हम ले लिए, ठीक है, रा को हम क्या कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं, तो र निकल के आएगा और आ निकल के आएगा। अब क्या हम इसको और खंडित कर सकते हैं, आपका जवाब आएगा, किसी का भी जवाब आएगा नहीं, और इसे ही क्या कहेंगे हम, इसको इसे ही हम क्या कहेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई। यानी यहाँ पे जो र है, आ है, म है, अ है, इसका और खंडन करना संभव नहीं है। यही क्या कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। फिर यह अविभाज्य इकाई होती है। अविभाज्य का मतलब ही है अब इसका खंडन करना और संभव नहीं है, इसलिए क्या है, ये अविभाज्य है और विभाजित करना संभव नहीं है, ठीक है। अब इसकी विशेषताओं को भी जानते हैं, ये समझ में आया होगा आपको। वर्ण की विशेषताओं को जानते हैं, वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। जो ये वर्ण लिखा होता है इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। कैसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं, ये अगला पॉइंट आपको स्पष्ट करेगा। वर्णों का जो मौखिक स्वरूप है क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, लिख क्या दिया, राम, हमने एक शब्द लिख दिया, इसे क्या कहेंगे, जो हमने लिखा हुआ है उसे हम वर्ण कहेंगे, और जो हम मुख से उच्चारित कर रहे हैं, जो आपको सुनाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ध्वनि, ठीक है। मतलब वर्णों का जो मौखिक स्वरूप कहलाता है, जो आप बोलते हो, आवाज़ निकलती है और आपको किसी दूसरे को सुनाई देती है, उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और जब आप बोलते हैं तो आपकी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो घर्षण कर करके एक आवाज़ को निकालती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि कहते हैं। और आवाज़ को निकाल दिया आपने, दूसरे सुन लिया, वो क्या कहलाएगी, ध्वनि। और लेकिन आपने कहीं पे लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, ठीक है। और बोल रहे हैं जो अभी जैसे हम बोल रहे हैं वो क्या है, ध्वनि है, क्योंकि आप सुन रहे हो। लेकिन अभी हम लिख देंगे, वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा, ठीक है। ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, लिप चिन्ह भी कहते हैं। लिप चिन्ह का मतलब, जैसे हिंदी को लिखने के लिए लिप चिन्ह क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है।
ये सभी क्या है, चिन्ह है, और वर्ण को ही हम क्या कहेंगे, चिन्ह कहते हैं। एक स्पेशल, सभी भाषाओं में एक विशिष्टता होती है, एक अलग अलग उसमें पहचान होती है कि आप कैसे अलग अलग स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे हमने बताया हिंदी में इसे क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे, और संस्कृत में क्या कहेंगे, अज कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अलग अलग क्या हो गए, स्पेसिफिकेशन हो गए। ठीक है, तो हमने क्या जाना, व्याकरण के बारे में, वर्ण के बारे में, और वर्ण की विशेषता के बारे में जाना। ठीक है, अब जानते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो भी वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप क्या लिखते हैं, क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, घ लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, अंगा। ये क्या हो गया, एक व्यवस्थित समूह हो गया। इसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हमने तो केवल एक लिखा हुआ है। ठीक है, 5 होते हैं, इसे 5 वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम च यहाँ लिख देंगे, अंगा को यहाँ लिख देंगे, ज को यहाँ लिख देंगे, ख को यहाँ लिख देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो एक व्यवस्था बनाई गई है। और जो पहला नाम होता है इसे ही हम इसी नाम से, क वर्ग के नाम से, अगर आपको कोई बोल दिया क वर्ग, क वर्ग का मतलब क से लेकर के अंगा तक की पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। कोई बोल दिया च वर्ग, च वर्ग का मतलब हो गया च से लेकर के यहाँ तक पूरा आपको बोल लिया गया च वर्ग में। ये क्या है, व्यवस्थित समूह है। ऐसे ही, और किसका समूह है, वर्णों का। ये क्या है, क ख ग घ ङ क्या है, ये वर्ण है। और व्यवस्थित समूहों का एक, और किसके अंतर्गत है ये, व्यवस्थित समूह बन गया इनका, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ। ठीक है, ट ठ ड ढ अ एक व्यवस्थित समूह बन गया। और ये जो व्यवस्थित समूह है इसे ही हम, जहाँ पे ये क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को देखते हैं आप, एक समूह है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। इसको वर्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आप गणित में पढ़ते होंगे, वर्ग का आकार ऐसे होता है। आप इसको पूरा लिख लीजिए, आप ऐसे बनाएंगे वर्ग ही बनेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, आपको एक लाइन में 5 ही लिखना होता है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और 5 वर्गीय इसे ही कहेंगे। क वर्ग को, च वर्ग को, ट वर्ग को, त वर्ग और प वर्ग, इसे क्या कहते हैं, इनकी संख्या होती है 25। इसे क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। पूछा जाए आपसे कि वर्गीय व्यंजन क्या है, आपको बताना है क से लेकर के प तक के जितने भी वर्ण आपको सुनाई देते हैं, आप प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजन के वर्गीय व्यंजन क्यों बोला जाता है, आपको हमने बता दिया कि आप क से लेकर के प फ ब भ म लिखेंगे और देखेंगे आप यहाँ इस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने को मिलाइए, आपको एक वर्ग की आकृति दिखेगी। वर्ग जो आप मैथ में पढ़ते होंगे, वर्ग, आपको उसकी आकृति दिखेगी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, हर चीज़ के पीछे एक तर्क होता है, ऐसा नहीं है कि वो फालतू में कहा जाता है। ठीक है, इस क वर्ग कहने का मतलब हुआ क से लेकर अंगा तक, च वर्ग का मतलब च से लेके य तक, ट वर्ग का मतलब ट से लेके अड़ तक, त वर्ग का मतलब त थ द ध न, प वर्ग का मतलब प फ ब भ म। टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 25। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आपको व्यवस्थित समूह दिख रहा होगा, क से अंगा, च से य, ट से अड़ा। ऐसा नहीं कि क यहाँ लिखेंगे,
अंगा यहाँ लिखेंगे, ग यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ट यहाँ लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। फिर खांसी आने का केवल एक ही मात्र कारण है, जो ये केमिकल है वो कहीं ना कहीं अंदर चला जाता है, इसलिए हमने आज सेफ्टी भी यूज किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा भी आदत में नहीं है, ठीक है। तो जानते हैं अब जो वर्णमाला है इसके दो भाग हैं। पहला भाग क्या कहलाता है? स्वर, और दूसरा भाग क्या कहलाता है? व्यंजन, ठीक है। वर्णमाला क्या है हमने बता दिया। अब वर्णमाला के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। पहला भाग कहलाता है स्वर, दूसरा भाग कहलाता है व्यंजन, ठीक है। तो स्वर की संख्या कितनी है? हमेशा विवादित प्रश्न है ये, ठीक है। कुछ किताबों में आपको मिलेगा 13, कुछ में मिलेगा 11, लेकिन आपको बताना है 11, ठीक है। क्यों बताना है मैं इसके पीछे आपको कारण दे रहा हूँ, ठीक है। संस्कृत में 13 हैं, यहाँ पे 11 हैं, ठीक है। अगर संस्कृत भाषा शिक्षण हम जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन हम बात आपको बताएंगे कि 13 कौन कौन से हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, केवल कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। उसमें री और लिरी दो अलग से जुड़ जाते हैं तो 13 हो जाते हैं। यहाँ पे केवल छोटी री जुड़ा हुआ है, बड़ी री नहीं जुड़ा हुआ है, वहाँ पे बड़ी री भी जुड़ता है, ठीक है। तो स्वर की संख्या कितनी है आपको बतानी है 11, भले ही आपको पढ़ने को मिले 13 नहीं मानना है आपको। 13 जब 11 ऑप्शन में नहीं होगा तब आपको 13 मानना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत विवादित प्रश्न है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है और सब अपना एक कारण बता के स्पष्ट कर देते हैं। नंबर आपका कटेगा, क्योंकि अगर आप स्पष्ट नहीं कर समझ पाएंगे कि कहाँ पे आपको 13 बताना है, कहाँ पे आपको 11 बताना है। अगर आप हिंदी भाषा शिक्षण पढ़ रहे हैं तो आपको 11 ही बताने हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 11 ही क्या है? ये क्या है? हमारे स्वर हैं, ठीक है। फिर व्यंजनों की संख्या मैं बता दिया 33 है, इसको हम अगले दिन पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जानेंगे स्वर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। स्वर क्या कहलाते हैं? स्वर क्या है? जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जिसको बोलने के लिए, पढ़ने के लिए आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे आपको बोलना है अ, तो आपको क्या किसी की सहारा लेना पड़ा? किसी अन्य वर्ण का। जैसे ये अन्य वर्ण है, जैसे ये इतने सारे अन्य वर्ण हैं, तो आपको बोलना है क्या? अ, तो क्या किसी का सहारा लेते हैं आप? उत्तर आएगा नहीं। आपको बोलना है ई, किसी वर्ण का सहारा लिया आपने? नहीं। आपको बोलना है उ, किसी का सहारा लिया आपने? नहीं लिया। आपको बोलना है बड़ा उ, इसको बोलेंगे। देखिए, छोटा उ को अपनी तरफ खींचना है, बड़ा उ को बाहर की तरफ खींचना है, तो ये क्या कहलाएगा? नहीं। फिर ये री है। देखिए, री दो प्रकार से, एक छोटी री होती है, एक बड़ी री होती है, दोनों में मैं अंतर बता दूं आपको। देखिए, ये कैसे करना है? ऐसे ऐसे, ये तो छोटी री हो गई, लेकिन एक बार इसी में क्या करिए और घुमा दीजिए। यहाँ बताता हूँ, ठीक है। री को कैसे समझना है आपको? जैसे ये है वह ये छोटी री है और इसी में एक और आप घुमा दीजिए, ये बड़ी री है, ठीक है। दो प्रकार से री होती है, आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या बताया आपको कि स्वर जो होते हैं क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वयं राजन्ते इत स्वर, आपने संस्कृत में एक उक्ति पढ़ी होगी, स्वयं राजन्ते इत स्वर, मतलब जो स्वयं से उच्चरित हो जाए, जो स्वयं से उच्चरित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिसे किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसके सहारे की? स्वर के सहायता से जो बोले जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोलना है क, तो क के साथ में देखते हैं लास्ट में क्या आता है? आता है। क तभी बोल पाएंगे आप जब आप किसका
सहारा लेके लेंगे, स्वर का सहारा लेंगे, तभी आप बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये क्या है, ये स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ठीक है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ये एक परिभाषा भी है, आप इससे याद कर सकते हैं कि जो स्वयं से उच्चरित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वर, और जिनको लिए हमें किसी न किसी की सहारा लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, जिसको देखिए ये केमिकल है और ये क्या करता है, बहुत ही साइड इफेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वर की संख्या कितनी है, 11। कौन कौन से, अ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये कितनी है, 11। हम पढ़ रहे हैं हिंदी को, संस्कृत में 13 है, हम संस्कृत को पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। व्यंजन क्या है, जिसे हम स्वर की सहायता से उच्चरित करते हैं उसे हम व्यंजन कहेंगे। वर्णमाला क्या है, हमें हमने बता दिया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। वर्ग क्या है, वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि क से लेकर म तक लिखिए, फिर चारों कोनों को मिला दीजिए, वर्ग की आकृति बनेगी, इसलिए हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। फिर वर्ण की विशेषताएं हमने बताई कि वर्ण क्या है, वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं, वर्णों को मौखिक स्वर को ध्वनि कहलाएगी। इसे हम लिप चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि हर भाषा के एक चिन्ह होते हैं जो उसकी विशेषता को बताते हैं। व्याकरण के बारे में हमने जाना, व्याकरण क्या है, किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने लिखने के नियमबद्ध प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। वर्ण किसे कहेंगे, भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और अविभाज्य जो होती है, हमने बताया यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से कि राम शब्द है, इसको और खंडित करना संभव नहीं है, इसलिए इस भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। और ये रही आपकी आज की क्लास हिंदी भाषा शिक्षण, आपका ये सेकेंड पार्ट। एक पार्ट हो चुका है जो लगभग थोड़े से ही टाइम, मतलब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो 1-2 मिनट का होगा, लेकिन ये एक व्यवस्थित क्लास थी और कंटिन्यू हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी इसके। आज के लिए इतना ही।